नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। कल हमने बात की थी नंबर सिस्टम के टॉपिक डिवीज़न एल्गोरिथम की। तो डिवीज़न एल्गोरिथम का हमने स्टेटमेंट देखा था और दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो था कि अगर जोड़ा या घटाया जाए तो उस स्थिति में आप शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए। आज हम बात करेंगे कि अगर संख्याओं को गुणा किया जाए या उनकी पावर की जाए या पावर बढ़ाई जाए तब आप शेषफल कैसे निकालेंगे। और फिर कुछ हम उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे कि आप अगर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और आप उनको कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसकी, जो कि है गुणनफल। प्रॉपर्टी नंबर 2 या एप्लीकेशन नंबर 2 थ्योरम का संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई संख्या a है और एक संख्या है मान लीजिए b। अब आपसे कहा गया कि भी इन दोनों संख्याओं में किसी संख्या d का भाग दिया गया, दोनों में d से भाग दिया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया या जो शेषफल आया वो r1 आया और यहाँ पे जो शेषफल बचा वो r2 बचा। अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर a और b के गुणनफल में अगर d से विभाजित किया जाए, a और b के गुणा में d का भाग दिया जाए तो आपका जो शेषफल है वो कितना आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको a और b फिर से नहीं दिए हुए होंगे, केवल आपको d दिया हुआ होगा और r1 और r2 दिया हुआ होगा। ठीक है, तो d दे सकता है और r1 और r2 दे सकता है, ये आपके पास में रिजल्ट है। तो a और b पता नहीं है, फिर भी आपको बताना है कि गुणा करने पे फिर से d का भाग दें तो आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें पता है भाई थ्योरम क्या थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैं लिख देता हूँ एक बार। थ्योरम थी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यह आपकी थ्योरम थी। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ से मैं लिखूं तो भाज्य हो गया a, तो a बराबर होना चाहिए भाजक d। इसको मैं एक बार q1 मान लेता हूँ, तो d इंटू q1 प्लस r1 इस तरीके से लिख देंगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी तरीके से अगर इसको लिखना चाहूँ तो b बराबर बनेगा भाज्य बराबर d इंटू, यहाँ पे मैं एक बार q2 मान लेता हूँ, ये q2 मान लिया हमने, तो d इंटू q2 प्लस शेषफल, तो शेषफल की जगह r2। ये a और b को हमने थ्योरम की मदद से इस तरह से लिख लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनको गुणा करना है, तो अगर हम a इंटू b करें तो dq1 प्लस r1 इंटू dq2 प्लस r2, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए dq1 dq2 से गुणा होगा तो d स्क्वायर हो जाएगा, q1 q2 हो जाएगा। इसी तरह dq1 r2 से गुणा होगा तो dq1 r2, फिर ये r1 इससे गुणा होगा तो dq2 r1। ठीक है, उसके बाद में r1 इससे गुणा होगा तो r1 इंटू r2। ये आपके पास गुणा बन रहा है इनका, ये a इंटू b बन गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से a इंटू b में हमें d का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो मैं इसमें अगर d का भाग देता हूँ तो सारे पार्ट में d से डिवाइड कर दें, सारे पार्ट में d से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप d से डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ एक d जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी d कैंसिल हो जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैंसिल होने का मतलब पूरा भाग लग गया। एक बार पूरा भाग लगने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो शेषफल आएगा, यहाँ से शेषफल आएगा 0,
Q1 Q2 जो है वो शेषफल से गुणा होकर 0 हो जाएंगे। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और केवल यहाँ पे आपको नहीं कट रहा है जो D है वो, तो आप इसको एज इट इज रख लेंगे। तो 0 + 0 + ये आ गया रिजल्ट। तो फाइनल जो शेषफल बचा आपके पास वो बचा R1 R2 / D। ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रिजल्ट ये है कि मान लो आपको दिया हुआ हो कि किसी एक संख्या में D का भाग दें तो R1 आता है, दूसरी में दे तो R2 आता है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। फिर कह रहा है अगर उनको गुणा करके फिर D का भाग दें तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको गुणा करने के लिए कहा जाए तो संख्याएं नहीं ज्ञात करनी है, संख्याओं को गुणा नहीं करना है, आपको जो शेषफल दिए हुए उनको गुणा करके D का भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लेना। ठीक, ये हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है इस पर आधारित। ठीक है, यहाँ पे मैंने मर्ज करने की कोशिश की है, प्लस माइनस और गुणा, इनको हमने मर्ज करके, और उसके बाद में मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि x1, x2 और x3 को 19 से विभाजित करने पर 7, 5 और 10 शेष मिलते हैं, तो x1 × x2 × x3 में 19 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए अभी हमने किया कि भी संख्याओं को भाग देने पर, जैसे x1 जो है उसमें 19 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा आपका वो 7 है, तो इसका रिमाइंडर ये है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है, तो आपसे कहा गया अभी तीनों को गुणा करें, तो इसका मतलब x1 x2 x3 / 19 इसका शेष निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर संख्याएं गुणा हो रही है तो उनके शेषफल गुणा कर दो। x1 का शेषफल 7, x2 का 5 और इसका 10, इसमें 19 का भाग दे देंगे। अगर ये 19 से बड़ा है तो आपका आंसर आप भाग दे के निकालेंगे, अगर छोटा है तो वो का वो आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो 35 × 10 350 हो गया, 350 / 19 करेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 8, आप भाग दे के देख लेना, इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आपका x1 + x2 × x3, इसमें 19 का भाग देना है। तो करना कुछ नहीं है, x1 की जगह उसका शेषफल रख दीजिए, कितना है 7, x2 की जगह उसका शेषफल रख दें, कितना है 5, और x3 की जगह उसका शेषफल रख दें, कितना है 10, इसमें 19 का भाग दे दें। तो 50 और 7 57 / 19, तो 57 में 19 का भाग पूरा लगता है, तो शेषफल 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये 50 + 7 57 में पूरा लग जाएगा, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तीसरा x1 × x2 - x3 + x1, इसमें 19 का भाग देना है। ठीक है, तो x1 × x2 हो जाएगा आपका, x1 का शेषफल 7, x2 का 5, x3 10 और फिर x1 7। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जो भी संख्या है उसकी जगह उसका शेषफल लिख देंगे। ठीक है, तो 35 - 10 25 और 7 हो गया 32, और 32 में 19 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 13। तो ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। बहुत आसान सा तरीका है सोल्व करने का, कि जब भी आपको संख्याओं को गुणा, भाग, जोड़ कुछ भी करवाया जाए तो आपको वो संख्याएं नहीं लेनी है, आपको उनकी जगह उनके शेषफल लेने हैं। और जैसे पूछा है एज इट इज शेषफलों को गुणा, भाग, जोड़, बाकी करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यह आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सोल्व करके। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणा का नियम, कि अगर संख्याओं को गुणा किया जाए तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसका शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, या जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, वो है संख्याओं। अगर आपको संख्याओं की पावर करने के लिए कहा जाए, पावर मतलब जैसे आपको स्क्वायर, क्यूब, या फिर मान लीजिए आपको बड़ी पावर कुछ भी करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे करेंगे। घात या पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा थ्योरम जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि नंबर सिस्टम में ही थोड़ा सा एक वीडियो में बनाऊंगा इस पर, वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। जो थ्योरम है वो है बाइनोमियल थ्योरम।
इस पे हम आगे एक वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाइनोमियल थ्योरम, या हिंदी में इसको बोले तो द्विपद प्रमेय। ठीक है, इसका यूज हम घातों में करते हैं। हालांकि क्या है कि हमें स्क्वायर क्यूब वगैरह में याद होते हैं, लेकिन जब बड़ी घात आ जाती है, बड़ी पावर आ जाती है, तो हमें पता नहीं होता कि भी इसको एक्सपेंड कैसे करें। तो जब बड़ी पावर होती है उसके एक्सपेंशन के लिए हम ये यूज में लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपके पास इस तरह की कोई संख्या है x प्लस ए की पावर n, आपको इसको एक्सपेंशन करना, माइनस भी हो सकता है, आप माइनस भी ले सकते हैं, उसमें क्या है कि a माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्लस का ही लेके चलेंगे, अपने यहाँ पे प्लस ही काम में आने वाला है। तो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 x की पावर n a की पावर 0। इसके बाद अगला होगा nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। इसी तरह nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ncn x की पावर 0 और a की पावर n। ये इसका एक्सपेंशन होता है ncn, ये nc0, nc1, nc2, ये हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। फिलहाल ये आप इतना समझ लिए फिलहाल कि ये जो होता है ये केवल संख्याएं होती हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, ये इस तरह से होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आ जाएगा कि ये क्या होती है, किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान रख लिए होगा। देखिए होता क्या है इसमें बाइनोमियल थ्योरम में, पहला जो चर होता है और दूसरा चर है वो दोनों आते हैं, उनकी दोनों की पावर आती है, हर टर्म में उनकी पावर आती है, उनकी घातें आती हैं। लेकिन घातों का जो जोड़ होता है वो हमेशा n होता है। जैसे n प्लस 0 को जोड़ेंगे तो n आएगा, n माइनस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो भी n आएगा। तो इस तरीके से चलता है। तो एक जो चर होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कांस्टेंट होता है उसकी लोवेस्ट पावर, या आप मान लो एक संख्या की पावर हाईएस्ट, एक की लोवेस्ट। तो एक की बड़े से छोटे की तरफ चलती है, एक की छोटे से बड़े की तरफ चलती है, लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा हर टर्म में, हर पद में n ही बना हुआ रहता है। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे कैसे है, देखिए जो हम पर थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें इसका यूज कैसे है। देखिए कैसे होगा, हमें पता है कि भाई भाज्य बराबर, जैसे अभी हमने लिखा था a बराबर dq प्लस r, अपने पास में जो भी होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो इस फॉर्म में रहेगा, हमेशा इस फॉर्म में आएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए मुझे भाज्य की पावर करने के लिए कह दे, ठीक है, मान लीजिए मुझे कहा कि भाई a की पावर n करें, तो a की पावर n का मतलब होता है कि dq प्लस r की पावर भी n हो जाएगी। दोनों तरफ पावर हमने क्या कर ली, n कर दी। ठीक है, तो ये भी n हो जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये कुछ इसी तरीके की टर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये आप x मान सकते हैं, ये x के जैसे आ रहे हैं और ये a की जैसे आ रहे हैं। तो अगर इसके जैसे हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनने वाला है, देखिए सबसे पहले nc0 d की पावर n, q की पावर n और r की पावर 0, ये बनेगा। इसी तरीके से nc1 d की पावर n माइनस 1, q की पावर n माइनस 1 और r की पावर 1, ये ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी ncn d की पावर 0, q की पावर 0, r की पावर n। अब अगर हमें इसमें कहा जाए कि इसमें आपको भाग देना है d का, तो हमें क्या कहेगा, पहले सिंपल d का भाग देने पे इतना शेषफल बचा r। अब कह रहा है कि बताइए अगर a की पावर n में d का भाग दिया जाए या पावर लगा के भाग दे तो शेष कितना बचेगा। तो अगर आप a की पावर n में d का भाग दें तो सारी टर्म्स में d का भाग लगेगा, जितनी भी टर्म है d का भाग। अब जिन जिन टर्म्स में d कट जाएगा वहाँ पे जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा आपका। बाकी जो बचेगा जिनमें नहीं कटेगा d वो हम शेषफल की तौर पे रख लेंगे। तो देखिए शेषफल क्या क्या बचे सारी टर्म्स में वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ भी डी है, ये कटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ भी डी है, ये कटने वाला है। इसी तरह सभी टर्म्स में डी आएगा, केवल इस टर्म में डी नहीं कटेगा, क्योंकि डी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, क्यू की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो यहाँ पे डी नहीं कट पाएगा ना। तो केवल ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से केवल ये एक टर्म ऐसी होगी जिसमें आपका डी नहीं कटेगा, बाकी सारी टर्म्स में डी आएगा, डी कट जाएगा, ठीक है। देखिए सारी टर्म्स में एक्स आ रहा है ना, तो x की जगह डी आ रहा है, तो डी जो है वो सारी टर्म्स में से कट जाएगा, केवल एक टर्म बचेगी। तो ये जो टर्म होती है आपकी NCN, ठीक है, 1 × 1 तो 1 हो गया, r की पावर n बट्टे डी, ये आपके पास में शेषफल में बचती है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब NCN जो होता है उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो अगर इसको भी हम 1 कर दें, इसको भी इक्वल टू 1 कर दें, तो जो शेषफल बचा वो r की पावर n बट्टे डी बचा। ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई अगर बहुत बड़ी पावर कर दें, स्क्वायर क्यूब तक तो ठीक है, उनको फॉर्मूले आते हैं, वो कहते हैं अगर बहुत बड़ी पावर कर दें तो हम शेषफल कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बड़ी पावर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी पावर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बड़ी पावर में भी केवल आपको क्या करना है कि जो पहले शेषफल बच रहा है उसकी उतनी पावर लगा दो जितनी पूछी है, और उसमें डी का भाग दे दो, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, समझने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए इसको याद रख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से पावर के क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे बहुत सारे, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है ये किस तरह से होता है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और इसको आपको सोल्व करना है, आपको बताना है कि आंसर क्या क्या आएंगे। 3 क्वेश्चन हमने लिए, 4 लिए, सॉरी 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपको इन चारों के आंसर बताने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या n को 12 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या n को 12 से विभाजित करने पर 5 मिलता है शेषफल। तो n स्क्वायर को 12 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा, 3n क्यूब को क्या मिलेगा। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे जो पावर है वो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं लिया, आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बड़ी पावर भी ले सकते हैं। देखिए सोल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बोला है भी n स्क्वायर में 12 का भाग दें तो क्या है। तो करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया भी जो भी शेषफल पहले बच रहा है n में, वो n वाले शेषफल को n की जगह पुट कर देना है और उसमें 12 का भाग दे देना है। तो 25 में 12 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा 3n क्यूब में 12 का भाग दें तो क्या आएगा, तो 3 × n क्यूब की जगह उसका शेषफल रखना है। n का शेषफल 5 था तो 5 का क्यूब बट्टे 12, 125 × 3 तो 25, 375 हो गया। इसमें 12 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इसी तरीके से अगला आपका कि आपको भाग देना है 3n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब में 12 का भाग देना है। तो n की जगह उसका शेषफल रखते हैं। शेषफल कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 का क्यूब बट्टे 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 × 3 हो गया आपका 75 और 125 × 2 हो गया आपका 250 बट्टे 12। आगे सोल्व करेंगे तो 325 बट्टे 12, तो ये आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ के वैसे नहीं करना, देखिए एक तो तरीका आप जोड़ के पूरी संख्या करके ऐसे निकालें, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, भी 12 का भाग 75 में दे दें तो 3 बचने वाला है, ठीक है। और 12 का भाग यहाँ से देंगे तो 10 बचने वाला है, तो 13 बचने वाला है। 13 में 12 का भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा 1। क्या किया हमने, जोड़ का नियम लगाया। जोड़ में मैंने कहा था ना कि अलग अलग शेषफल निकाल के बाद में भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना आप जोड़ के करें। तो आप शेषफल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में प्लस लगा हुआ है तो शेषफल निकाल लो, उनके बीच में प्लस आ गया और फिर आप भाग दे के उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका
4n⁴ माइनस 3n, इसमें आपको भाग देना है 12 का। देखिए 4 इंटू शेषफल था कितना 5, तो इसकी जगह 5 रखेंगे तो 5⁴ माइनस 3 गुणा 5 बट्टे 12। ठीक है, 5⁴ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रख लें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 पावर को हम 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर में, और ये 15 हो गया आपका, इसको हम 12 कर देंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 4 गुणा 25 गुणा 25 माइनस 15 बट्टे 12। ठीक है, अब आपको सबको पता है भाई गुणा प्लस माइनस कुछ भी हो, हमें शेषफल अगर निकालना है तो हम अलग अलग निकाल के बाद में जैसा है वैसा कर देंगे, है ना। जैसे 12 का भाग 4 में तो लगेगा नहीं, तो 4 का 4, 12 का भाग 25 में देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ पे देंगे तो 3 बचेगा। तो आपको क्या करना है, 4 गुणा ये तो 4, ये माइनस 3, 1 बच गया, तो ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में चाहे कैसा क्वेश्चन दिया जाए, कैसे भी घुमा फिरा के पावर को चाहे बड़ा छोटा कैसे भी किया जाए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि और क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने थ्योरी में जो पूछा जाता है वो बताया आपको, लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी और करेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको करके बताना है कि क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चारों क्वेश्चंस के क्या आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अपना नेगेटिव रिमाइंडर या ऋणात्मक शेषफल। कल हमने थोड़ी सी बात की थी, एक क्वेश्चन में आंसर अपना नेगेटिव आ गया था, हालांकि जो अभी मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें नेगेटिव नहीं आएगा आपका। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिसमें नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, लेकिन आगे अपने नेगेटिव रिमाइंडर या नेगेटिव शेषफल, ऋणात्मक शेषफल बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं और इसका क्या यूज होगा, आगे हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ऋणात्मक शेषफल क्या होता है, देखिए जनरली हम जब भी विभाजन या भाग का या डिवीजन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो शेषफल हमेशा हम धनात्मक ही बचाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि भाई आपको 36 में 7 से डिवाइड करना, 36 में 7 का भाग देना है 36 में, तो 5 बार भाग लगेगा या, और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जानबूझ के इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से समझने के लिए। हालांकि जो कर रहा हूँ वो करेक्ट नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर भी कोई रिमाइंडर नहीं होता है, पॉजिटिव ही होते हैं रिमाइंडर हमेशा, करेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चंस में जो अपनी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल भाग दिया, तो मुझे पता है अभी 7 का भाग मैक्सिमम 5 बार लग सकता है 36 में, क्योंकि अगर मैं आगे लगाऊंगा तो फिर इससे बड़ा चला जाएगा, फिर घटा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इसको जानबूझ के, ठीक है, फोर्सफुली इसको मैं 1 बार एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, बस 1 बार ज़्यादा। जैसे 5 बार भाग लग सकता है तो मैं इसको 6 बार कर देता हूँ ना। तो 36 में 7 से डिवाइड करें, अब मैं इसको जानबूझ के 6 बार लगा रहा हूँ, मुझे पता भी 5 बार लगेगा, जानबूझ के 6 बार, 1 बार ज़्यादा लगाया, तो ये 42 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 36 माइनस 42 माइनस का 6 बचेगा। देखिए ये रिमाइंडर आपका -6 आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैथमेटिकली ये सही है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, प्रोसेस बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन ये होता नहीं है ऐसा, रिमाइंडर हमें पॉजिटिव लेना है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नेगेटिव लेंगे। तो करना क्या है, जितनी बार भाग लग सकता है उससे 1 बार ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में या क्वेश्चंस में, ऐसे इसको अप्लाई नहीं करना है। आपको ध्यान ये रखना है, देखिए ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर, अगर आप इन दोनों को इस तरह करेंगे
तो आपको डिवाइजर मिलेगा। डिवाइजर मतलब भाजक, आपको भाजक मिलेगा। देखिए पॉजिटिव यानी 1, नेगेटिव यानी -6, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6 कितना हो गया 7। ठीक है, तो जब भी आप पॉजिटिव रिमाइंडर में से नेगेटिव रिमाइंडर घटाएंगे तो आपको डिवाइजर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बार आपको पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई जो भी रिलेशन होगा वो भाजक की सहायता से हम बना सकते हैं। देखिए जैसे अगर पॉजिटिव में से मैं इसको डिवाइजर को घटा देता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर डिवाइजर में से नेगेटिव इधर ला के जोड़ देता हूँ तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो भी रिलेशन होगा वो इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 1 को माइनस नेगेटिव रिमाइंडर में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे 7 - 1, 7 और 1 का डिफरेंस कितना है 6, तो -6 आने वाला है। आंसर आपका -6 आएगा। अगर आपको ये नेगेटिव आ रहा है आंसर, आपको पॉजिटिव बदलना है, तो 7 और 6 का अंतर, आप निशान छोड़ दीजिए, 7 और 6 का अंतर 1, तो ये +1 मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया इसमें, मान लीजिए आपको 13 का भाग देना, तो आपने इसमें 13 का भाग दिया, बचा कितना 5। ये रिमाइंडर कैसा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आपका, आपको इसको नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देख लें, 13 5 का अंतर 8 होता है, तो -8। ठीक है, अब ये काम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बड़े हो जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ी आसान नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आपने किसी संख्या में 17 का भाग दिया, ठीक है, मान लीजिए 101 में दिया, तो 5 बार भाग लगेगा, बचेगा 16। अब पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आ गया, लेकिन मुझे पता है भाई 16 जो है वो 17 से थोड़ा सा ही छोटा है, इसके बिल्कुल पास में, यानी इनका डिफरेंस बहुत कम है, तो 16 को मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों का अंतर 1 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगा -1। अब बताइए किसी संख्या को 16 से गुणा भाग करना आसान है या -1 से? -1 से ऑब्वियसली आसान है। ठीक है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कई क्वेश्चंस में बदलना पड़ सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे किस तरह बदलते हैं। भाजक और उस शेषफल का अंतर कर दें तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का। चलिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन जो इसमें पूछ सकता है वो और लेके देखते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि मान लीजिए आपको A में किसी संख्या D का भाग देने पे शेषफल R1 बन रहा है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। B में D का भाग देने पे R2 बच रहा है, तो हमने ये किया था कि भाई अगर A + B में T का भाग दें तो शेषफल कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई A + B में अगर आप D का भाग दें तो आपको करना कुछ नहीं है, A की जगह उसका शेषफल, B की जगह उसका, और फिर D का भाग दे दो। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, ये R1 और R2 का जोड़ D से छोटा भी रह सकता है, D से बड़ा भी रह सकता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में जब ये D से बड़ा होता है, जब छोटा होता है तब तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब ये D से बड़ा होता है तो ये जनरली इतना ही बड़ा होगा कि D का भाग एक बार और लग जाएगा, 2 बार नहीं लग सकता। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए R1 + R2 का जोड़ अगर D से बड़ा है तो एक बार भाग और लग सकता है, 2 बार नहीं लग सकता है। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई 29 में 6 से डिवाइड करना है, तो आपको शेषफल मिलेगा 5। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको कहा गया कि 34 में 6 से डिवाइड करना है, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिमाइंडर जो हैं उनका जो जोड़ है 5 + 4, वो करके अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमें दोनों को जोड़ने पर जो शेषफल आएगा वो मिलेगा। तो 5 + 4 जो है वो 6 से बड़ा है, 9 हो गया, और 9 में 6 का भाग एक बार और लग जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये इस तरह से बचेगा। अब आप बताइए क्या ये 12 हो सकता है जोड़? यानी 2 बार भाग लग सकता है इसमें जोड़ में? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल जो आएगा वो 6 से छोटा आएगा, यहाँ जो आएगा वो 6 से छोटा आएगा, तो 5 आ सकता है अधिक से अधिक, यहाँ भी 5 आ सकता है। तो मैक्सिमम जोड़ जो है वो 10 जा सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो भाग जो है वो अधिकतम एक बार और लग सकता है, ठीक है, जोड़ने पर भी, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। हालांकि जैसे मान लो यहाँ पे 2 और 3 आते, यहाँ 2 आता, यहाँ 3 आता, तो ये 5 ही आता, फिर 2 + 3/6, तो ये 5, तो एक बार भी नहीं लगता। लेकिन अगर ये दोनों का जोड़ 6 से बड़ा है तो एक बार और लग सकता है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये जो 9 है इसमें एक बार भाग लगना, एक बार भाग लगने का मतलब 9 में से एक बार अगर 6 हम घटा भी दें तो अपने पास में जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए इसको सोल्व करने पे जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? R आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R1 + R2 में से अगर एक बार D माइनस कर दे, क्योंकि एक बार ही लग सकता है, अगर ये जोड़ इससे बड़ा है तो एक बार भाग और लग सकता है, तो एक बार D माइनस कर दें तो हमें जो शेषफल है वो बच जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 9 आया था, 9 में से 6 घटा दे तो 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि D बराबर मुझे मिलेगा R1 + R2 - R। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन। तो जहाँ भी आपको दो संख्याओं के जोड़ का कुछ दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग शेषफल हैं उनको जोड़ेंगे, उसमें से R घटा देंगे तो आपको D मिल जाएगा। तो कई बार ये D भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है संख्याओं A और B, दो संख्याएं A और B हैं, उनमें संख्या D का भाग दें तो क्रमशः 8 और 5 शेष बचते हैं। अगर A + B में D का भाग दें तो 4 बचता है। तो D का मान बताइए कितना हो। तो हमें पता है भाई R1 जो है वो कितना है, पहली संख्या में भाग देने पर शेष 8, दूसरी में देने पर कितना है 5, और दोनों के जोड़ में देने पर कितना है, तो आपका आंसर है 4। ठीक है, जब दोनों में अलग अलग भाग दें तो ये है, और जब दोनों को जोड़ के दें तो ये है। हमें पूछा है कि बताइए वो संख्या D यानी भाज्य क्या था, या भाजक क्या था जिसका हमने भाग दिया था। तो D बराबर होगा R1 + R2 - R, यानी D हो जाएगा आपका 8 + 5 - 4 यानी 9। तो 9 आपका आंसर होगा। 9 वो संख्या है जिसका भाग हमने इनमें दिया है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सोल्व होगा। तो इसको भी आपको एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है कैसे होगा। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 41 शेष बचता है तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बहुत सारे लोगों को इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद होती है कि इस तरीके से सीधा भाग दे 41 में 17 का हम निकालेंगे, वो ट्रिक नहीं है। एक्चुअल में आपको मेथड पे ही जाना है, कॉन्सेप्ट पे ही रहना है। ये भी इसी प्रमेय का डिवीजन एल्गोरिथम का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट भी कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई संख्या n है, आपने इसमें 119 का भाग दिया तो शेषफल बचा 41। अब भाग कितनी बार लगा वो नहीं दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ एक बार कि भाग लगा q बार। तो n बराबर क्या आएगा, भाज्य बराबर आएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब आपको इसी संख्या में 17 का भाग देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, n में 17 का भाग देंगे तो सभी में 17 का अलग अलग भाग दे सकते हैं। ये अभी किया हमने कि भाई संख्याएं चाहे गुणा हो रही हो चाहे जोड़ हो रही हो, जैसे जैसे हैं सब में अलग अलग शेषफल निकाल के वैसे ही गुणा भाग प्लस जो भी है वो कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो 17 का भाग 119 में पूरा लग गया, यानी ये इससे कट गया पूरा। 17 × 7 119 होता है, तो पूरा कट गया। तो यहाँ से शेषफल क्या बचा, 0।
17 का भाग Q में दिया, अब Q तो पता नहीं है कितना है, तो कुछ भी शेषफल बचा, मान लो R1 बचा, और 17 का भाग यहाँ से दिया तो 7 बचा, तो ये तो 0 हो गया, ये आपका 7, तो आंसर क्या हो गया इससे। अब देखिए क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें पहले भाजक में दूसरे का भाग पूरा लग जाता है, उसमें ये 0 हो जाएगा हमेशा शेषफल, ये 0 होगा तो Q में भाग देने पे कुछ भी शेष बच रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हमेशा 0 रहेगा। तो केवल जो पहले वाला शेषफल है उसमें हम डायरेक्ट 17 का भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। कोई और है 17 के अलावा तो और का भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें पहले भाजक में दूसरे का भाग पूरा लगता है, उसमें तो हम शेषफल में सीधा दूसरे भाजक का भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होंगे कि ये भाग पूरा लग जाएगा आप आंसर निकाल दो। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे मान लो ये 119 ना होके मान लो 115 होता, ये 115 होता, अब ये कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, ये तो 13 बचेगा शेष। अब आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें ये भाग पूरा लगता है उसी में ही डायरेक्ट निकालना है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सोल्व करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये भाग पूरा नहीं लग रहा हो, जैसे यहाँ 13 का 65 लग रहा है पूरा, तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें भाग पूरा नहीं लग रहा हो, और फिर उसको करके देखते हैं कैसे सॉल्व हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या है, पहला भाजक 24 है, दूसरा 18, 18 का भाग 24 में पूरा नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, फिर से वही काम करेंगे हम। मान लीजिए संख्या n थी, उसमें 24 का भाग दिया हमने, तो शेषफल बचा 21, यहाँ पे मैंने Q मान लिया। एक बार भागफल जो है उसको Q मान लेते हैं, तो n बराबर क्या बनेगा, 24Q + 21। अब हमें इस n में भाग देना है कितने का, 18 का, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो शेषफल क्या क्या बचेंगे, देखो 18 का भाग एक बार लगेगा, 6 बचा। अब यहाँ पे इस Q की दिक्कत है, Q में 18 का भाग कितनी बार लगेगा कुछ नहीं पता है। तो Q क्या है, सामान्यतः भागफल होता है, Q का मतलब भागफल है, तो वो या तो 0 बार यानी भाग लगे ही ना एक बार भी, या 1 बार या 2 बार या 3 बार, तो 0 1 2 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है, 4 5 कहीं तक भी। तो एक बार मैं ये कर लेता हूँ कि भाई Q जो है वो मान लो कि उसमें भाग दिया तो वो Q ही है, शेषफल जो Q इससे छोटा है बड़ा है कुछ भी है, एक बार Q ही मान लेते हैं, भाग लगा ही नहीं मान लो, ठीक है। तो Q का Q ही बच गया शेषफल, ये आपका आ गया 3। तो संख्या ये शेषफल बच रहा है, अभी भी Q की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन हमें Q का ये तो पता ही है भाई, Q जो होता है वो 0 1 2 3 4 इनमें से ही कोई होगा। Q की वैल्यू यही हो सकती है, या तो भाग लगे ही ना, या 1 बार लगे, या 2 बार लगे, या 3 बार, या 4 बार, ऐसे ही चलेगा। तो हम ये रख के देखना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर शेषफल में। तो अगर मैं Q बराबर 0 रखता हूँ तो शेष क्या मिलेगा, देखो 6 × 0 + 3 यानी 3 मिलेगा। तो 3 शेषफल पॉसिबल है, क्योंकि 3 जो है वो 18 से तो छोटा ही है, तो शेषफल तो आ ही सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं Q बराबर 1 रखता हूँ तो शेष बचेगा आपका 6 × 1 + 3 यानी 9 भी पॉसिबल है, क्योंकि 18 से छोटा ही है। अगर Q बराबर 2 रखता हूँ तो शेष बचेगा आपका 6 × 2 + 3 यानी 15 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी 18 से छोटा ही है। अगर Q बराबर 3 रखें तो शेष बचेगा 6 × 3 + 3 21। क्या 21 शेष बच सकता है? 21 तो 18 से बड़ा हो गया, तो 21 शेष नहीं बच सकता है। तो हमें जब ये बड़ा हो जाता है भाजक से, तो हमें इसको एक बार और 18 का भाग दे देना है, तो फिर से क्या आ गया 3। अब आप देखेंगे कि जो पहला शेषफल था वो वापस आ गया यहाँ पे। जैसे ये पहला शेषफल यहाँ रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो कंफर्म है कि अगला शेषफल 9 ही आएगा, उससे अगला 15 ही आएगा, फिर वापस से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो ये इस तरीके से चलता रहेगा आप, है ना, बार बार ये रिपीटिशन चलेगा। 3 9 15 3 9 15 3 9 15, इसका मतलब जितने भी पॉसिबल सेसफल है वो हमने निकाल लिए। तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं? 3 आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। एक 3 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, एक 15 हो सकता है। तो 3 सेसफल पॉसिबल है यहाँ पे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये जो पहला भाजक है इसमें दूसरे का भाग पूरा ना लग रहा हो, तो फिर सेसफल 1 से ज़्यादा होंगे हमेशा, ठीक है। एक सेसफल नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिए इन सेसफल्स को आप या तो ऐसे रख के निकाल लें, या आप कितने सेसफल बचेंगे ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। निकालने का तो ये तरीका है, आप यहाँ से सीधा भी पता कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको काटेंगे 6 गुणा 4 6 गुणा 3, जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ बट्टे में जो संख्या बचेगी उतने ही शेषफल होंगे। ये किसको दिखाएगी? शेषफलों की संख्या। तो 3 बच रहा है तो 3 शेषफल आएंगे इसमें। अब वो क्या क्या आएंगे वो आप क्यू की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि काट के बाद में क्यू की वैल्यू नहीं रखनी है। 4 जैसे इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि 4q/3 + 3 ऐसे करके फिर क्यू रख, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं होता है ऐसा? कटने के बाद क्या डिफरेंस आता है शेषफल में, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब